अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के बारे में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए अगर आप अपनी प्रीलिम्स के दिनों में ही प्रिपरेशन करना सही से शुरू करते हैं तो आपका जो मेंस का जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं सॉल्व होने लग जाता है। जब आप प्री पे फोकस करते हो तो उसके साथ ही आपका जो पोर्शन है मेंस का वो भी आप साथ ही चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट का जो मैटर है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो बदल जाते हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जब बस अंतर इतना सा है कि वहाँ पर उन क्वेश्चंस का नंबर कम हो जाता है प्रीलिम्स में। तो इसलिए ये जो स्ट्रेटेजी होने वाली है ये शुरू से और लास्ट तक नहीं बदलेगी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश की जो स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करी जा सकती है। सबसे पहला पार्ट होता है वोकेबलरी सेक्शन, सेकंड इज ग्रामर, थर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और फोर्थ आता है इडियम्स। इन चारों फेजेज में हमेशा 2 या 3 फेज ऐसे होते हैं जो आपके हमेशा ही पैरेलली चलते रहते हैं। इन तीनों फेजेस को आपको साथ लेकर चलना होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया, मतलब एक पोर्शन को कर रहे हैं और दूसरे को छोड़ दिया, नहीं, हमें सारे सेक्शंस को साथ लेकर चलना होता है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वोकेबलरी सेक्शन की। वोकेबलरी सेक्शन के लिए मेरा शुरू से और लास्ट तक एक ही सोर्स ऑफ मटेरियल रहा, दैट इज वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये जो किताब है आप देख सकते हैं, ये मेरी किताब है। अब तो इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, काफ़ी सारे टुकड़े हो चुके हैं इसके, बट ये जो किताब रही, इस किताब को मैंने कम से कम 8 से 10 बार पढ़ा अपने प्रिपरेशन फेज के दौरान। मैंने ना तो कोई अलग से कंटेंट फॉलो किया जो कि वन वर्ड के लिए, जैसे कि आप देखते हैं कि अलग अलग कोचिंग मटेरियल्स अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं, अलग अलग रेंज ऑफ मटेरियल देते हैं, जबकि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड मीनिंग्स, हर एक चीज़ का जो सोर्स रहा, जो भी वोकेबलरी से रिलेटेड है, दैट वाज वर्ड पावर मेड इजी। इस किताब को मैंने 8-9 बार पढ़ा और इस तरीके से पढ़ा कि मैं वन वर्ड्स के क्वेश्चन इजीली कर पाता था, सिनोनिम एंटोनिम कर पाता था। और जब आप इस बुक को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी स्ट्रांग होने लगता है। तो ये जो पोर्शन था ये था मेरा वोकेबलरी का। मैंने वोकेबलरी के लिए इस किताब के अलावा कुछ भी फॉलो नहीं किया। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन के बारे में, दैट इज ग्रामर। ग्रामर का जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि कर पाने में ज़्यादातर बच्चे डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो मैंने जो इस चीज़ के लिए स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी वो थी कि मैं अपना शुरू से ही वो लेकर चल रहा था कि मुझे फोकस्ड रहना है। इसलिए जो मटेरियल हमको हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड कराया, मैं सिर्फ शुरू से और लास्ट तक उसी मटेरियल को मैंने फॉलो किया रिलीजियसली। जो मटेरियल हमको प्रोवाइड कराया गया था उसी मटेरियल को मैंने अलग अलग साइकिल्स में कम से कम 8 से 10 बार सॉल्व किया। मैं पहले शुरू से और लास्ट तक गया, उसके बाद पीछे से और शुरू तक इस साइकिल को चलाया। जैसे मैथ्स में शुरू से लास्ट तक और लास्ट से शुरू तक अलग अलग ऑर्डर में क्वेश्चंस को पढ़ने से, टॉपिक्स को पढ़ने से आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, आपका जो कहते हैं कि नज़रिया बदलता है, वही चीज़ इंग्लिश में भी होती है, ग्रामर में भी। अगर आप क्वेश्चंस को पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इस क्रम में पढ़ रहे हो, उसके बाद एडजेक्टिव, प्रोनाउन और नाउन इस फॉर्म में पढ़ रहे हो, इस ऑर्डर में पढ़ रहे हो, तो आपका जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट का वो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। तो अब बात आ जाती है ग्रामर के जो पोर्शन है उसका जो सोर्स ऑफ मटेरियल है वो बड़ा ही ईजीली अवेलेबल है। इस चीज़ के लिए एक प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक आती है नीतू मैम की, वो भी बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि उसमें कोई भी गलती, इवन मैंने तो वो किताब देखी भी नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता कि वो किताब है कैसी, बट उस किताब को ज़्यादातर टॉपर्स जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं, तो मैं मानकर चलता हूँ कि वो बुक काफ़ी अच्छी किताब है। तो आपका सोर्स ऑफ मटेरियल तो आपको मिल जाता है जहाँ से आप पढ़ लेते हो, बट ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें मेन प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस सेट्स कहाँ से मिले। तो इस चीज़ के लिए आपका जो सॉल्यूशन होने वाला है, वन स्टॉप सॉल्यूशन वुड बी, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लीजिए। और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको सिर्फ MB पब्लिकेशन के उठाने हैं। आजकल जो इंग्लिश का पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न
पुराने पैटर्न से बहुत ज़्यादा अलग है। आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सीधे के सीधे हमारे न्यूज़पेपर से उठकर आते हैं, और जो एरर्स पूछी जाती हैं वो भी बड़ी ही बेसिक एरर्स पूछी जाती हैं। जबकि पहले के जो पेपर्स होते थे, जो कि अप टू 2017 आई मस्ट से 2016 के पेपर तक जो क्वेश्चंस आए थे, वो बड़े ही इंग्लिश का जो लेवल था वो बड़ा ही अलग होता था। जबकि 2017 और 2018 से ये जो लेवल है ये बिल्कुल ही बदल गया है। इंग्लिश में बड़े ही ईजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उनको करने के लिए बस आपका जो फोकस है वो बेसिक्स पे ज़्यादा होना चाहिए, ना कि आपको बहुत टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। और इस चीज़ के लिए हमारा जो बेस्ट सोर्स ऑफ मटेरियल है दैट इज़ एमबी पब्लिकेशन की जो हमारी बुक आती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, वो वहाँ से हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सेट्स हैं उनको कर सकते हैं, और हमारे जो आप कहिए कि ग्रामर के जो पोर्शन है उस ग्रामर के पोर्शन को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब हमारा तीसरा पोर्शन आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो चीज़ मैंने करी थी, देखिए मुझे शुरू से ही, और मैं से शुरू से तो नहीं कहूँगा बट 1-2 साल से थोड़ा बुक्स पढ़ने की ओर मेरा इंक्लिनेशन रहा है। नॉवेल्स वगैरह मैं पढ़ता रहता हूँ, तो इसकी वजह से मुझे पता है कि मुझे काफ़ी सारा हेल्प मिला। बट अगर आप लोग इस प्रेपरेशन को, इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ ऐसी बुक्स अपने लिए उठाकर ले आएँ जो या तो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, या फिर कोई आप कह सकते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो बुक्स होती हैं ऐसी कोई किताब उठाकर ले आएँ, और इस किताब को आप पढ़ने की कोशिश करें। ये जनरली कंसेप्शन जो हमारे माइंड में बना हुआ है कि इंग्लिश की बुक्स हैं इनको पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश के जो राइटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ईजी इंग्लिश लिखते हैं, और इस इंग्लिश को पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, और ये चीज़ आपका जो रीडिंग वाला कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको करनी ही चाहिए, और मैंने भी करी थी। ये होती है न्यूज़पेपर रीडिंग। शुरू में देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग एकदम से एब्रप्टली शुरू करना बड़ा ही टिपिकल टास्क होता है। आप समझ ही नहीं पाते, नींद आती है पेपर को पढ़ने में कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि हमें वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता होता। इसलिए जो मैं न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए आपको सजेस्ट करूंगा वो होगा कि आप एक बार ग्रामर को अपने को कंप्लीट करें, और वोकेबुलरी पोर्शन जो है वर्ड पावर मेड इजी, इसको भी मैंने पहले 1-2 चैप्टर करने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। अब जब मैं न्यूज़पेपर्स को पढ़ता था, कोई 1-2 कॉलम ही पढ़ता था, ऐसा नहीं था कि मैं पूरा न्यूज़पेपर या एडिटोरियल्स उठाता था सीधे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जो कोई भी न्यूज़ उठा ली, उस न्यूज़ को उठाने के बाद जब मैं उसे पढ़ता था, तो मैंने जो वर्ड्स कल पढ़े या उससे सेकंड लास्ट डे जो मैं पढ़ चुका हूँ किताब में वर्ड पावर मेड इजी में, वो वर्ड्स जो होते थे वो मुझे पेपर में दिखाई देते थे। और यही चीज़ बार बार मेरे माइंड में ये चीज़ फिक्स करती रही कि अगर जो मेरा सोर्स ऑफ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बहुत रिलेवेंट है। क्योंकि अगर आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो आपको दिख रही है अपने चारों तरफ, वर्ल्ड में, दुनिया में, अखबार में, तो आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है। और वही मेरे साथ भी हो रहा था। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता तो मुझे वही बुक क्या कहते हैं वर्ड्स मिलते थे, और ये जो वर्ड्स थे इनको पढ़ने की वजह से मेरा रिवीजन भी होता रहता था, तो मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता था। जब मैंने वर्ड पावर मेड इजी को एक बार पूरा कर लिया, उसके बाद मैं एडिटोरियल्स की तरफ शिफ्ट हुआ। फिर मैंने एडिटोरियल्स को पढ़ना शुरू किया, और एडिटोरियल्स को पढ़ने पर धीरे धीरे मेरी अलग अलग टॉपिक्स को लेके अंडरस्टैंडिंग डीपन होती रही। जैसे कि शुरू में मुझे फॉरेन पॉलिसी जो होती है उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था, तो मैंने शुरू में ऐसे ही टॉपिक्स को, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स थे, किस तरीके से नैरेटिव सेट करता है कोई राइटर, इस चीज़ को समझने में मेरा माइंड अडेप्ट हो गया। इसके बाद मैंने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स की तरफ। इकोनॉमिक्स के जो आर्टिकल्स होते हैं वो एक नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के बच्चे को समझने में बड़े ही टिपिकल लगते हैं, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक होते थे, जो आर्टिकल्स होते थे, उनको मैं 3-4 दिन में एक टॉपिक उठाता था। उसके बीच में जो दिन होते थे उनमें या तो मैं किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ लेता था, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ लेता था, फॉरेन पॉलिसी से। तो इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग जनरे के जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं अपन, उसकी वजह से हर टॉपिक में, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। हमें पता चलता है कि राइटर किस तरीके से अपनी बात को रखता है।
तो इस तरीके से इंग्लिश की जो किताब है, इंग्लिश का जो मटेरियल है वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करता है। इस तरीके से जो पैराग्राफ वाला पोर्शन होता है उसमें आप स्ट्रॉन्ग बनते हो और आप इजीली कम टाइम में पेपर को सोल्व कर पाते हो। अदरवाइज होता क्या है कि जब हम पेपर में क्वेश्चंस को देखते हैं, कोई पैराग्राफ देखते हैं, तो पैराग्राफ जो होता है वो हम जैसे ही अगली लाइन पे जाएंगे या फिर स्क्रीन स्विच होती है तो हमारे दिमाग में से पूरा का पूरा पैराग्राफ वैनिश हो जाता है। जबकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो चुकी है तो ऐसा नहीं होगा। आपने एक बार पूरे पैसेज को पढ़ा तो वो पैसेज आपके दिमाग में एक इमेज, एक पिक्चर, एक सिचुएशन क्रिएट कर देगा जिससे कि आप जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली समझ पाएंगे और जल्दी आंसर कर पाएंगे। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही एक हिस्सा और होता है, दैट इज जम्बल्ड एंड क्लोज टेस्ट। बड़ा ही क्रिटिकल सवाल है कि इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए। इस चीज़ के लिए मैंने जो सोर्स ऑफ मटेरियल फॉलो किया था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा सोर्स ऑफ मटेरियल रहा। इसके लिए मैंने ये जो जम्बल्ड की किताब आती है नियॉन कोचिंग की, इसको बहुत अच्छा मटेरियल बताते हैं और लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इन द कैटेगरी मटेरियल है। जम्बल्ड के लिए मैं विदाउट एनी डाउट हर किसी को ये बुक सजेस्ट करूँगा। इस किताब को जब हमें दिया गया था उसी वक्त बोल दिया गया कि अगर आप इस किताब को पेपर से पहले 3 से 4 बार सॉल्व कर लोगे रिलीजियसली तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जम्बल्ड के पेपर्स को सॉल्व करने में। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ये क्लोज टेस्ट की बुक है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है। इन किताबों को क्लोज टेस्ट पे मेरा हालांकि काफ़ी अच्छा होल्ड था क्योंकि मेरी वोकेबलरी अच्छी हो गई थी, मेरे क्या कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो गया। तो क्लोज टेस्ट की बुक को मैंने बस एक बार सॉल्व किया, इसको मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं किया। बट ये जम्बल्ड की जो बुक है इस किताब को मैंने पेपर होने से पहले 3 बार सॉल्व कर लिया था। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस लगी जिसने मुझे और कैंडिडेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कम टाइम में एडवांटेज दे दिया। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद बात आती है ईडियम्स की। ईडियम्स के लिए भी मैं अपने कोचिंग मटेरियल तक ही लिमिटेड रहा। उस मटेरियल को करने का जो मेरा तरीका था दैट वाज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं क्या करता था कि कोई भी ईडियम जिसको कि मैं सिर्फ देखकर समझ पा रहा हूँ, उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनसे ही अगर मैं उसका मीनिंग डिराइव कर पा रहा हूँ तो मैं उस मीनिंग को आसानी से, उस ईडियम को ज़्यादा फोकस नहीं करता था, बस मैं समझ जाता था कि इसका क्या मतलब है और वो ईजी टू अंडरस्टैंड भी होती थी। इसी तरह कुछ ऐसी ईडियम्स होती थी जिनका कि लिखा कुछ और है जबकि उनका जो मतलब है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं पहली बार जब मैंने रीडिंग करी अपनी बुक की, अपने जो कंटेंट था उसकी, तो जो ऐसी अजीब अजीब ईडियम्स होती थी उनका मैं गूगल पे जाके ओरिजिन सर्च करता था कि ये ईडियम एक्चुअल में बनी कैसे। जैसे हिंदी में कोई भी ईडियम या कहावत बनती है तो उस कहावत के बनने का कोई ना कोई सिचुएशन होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है। सेम वही चीज़ इंग्लिश में भी होती है। यही चीज़ मैंने फॉलो करी उसके मीनिंग को समझने के लिए। तो मैं क्या करता था कि जो ऐसी ईडियम्स होती थी उनका जो मीनिंग होता था, उसको जो स्टोरी होती थी, जो ओरिजिन होता था, उसको मैं पेपर के ऊपर नीचे जो स्पेस होता है उसमें नोट डाउन कर लेता था शॉर्ट में कि अच्छा ये जो ईडियम है ये ऐसे बनी थी। अब इसकी वजह से क्या होता था कि मैं जब भी अगली बार मैंने जब उसकी रीडिंग करी तो मैंने उस स्टोरी को पढ़ा और मेरे दिमाग में आसानी से ये चीज़ फिट हो गई कि इसका ये मतलब कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इस ईडियम का मतलब ये होता है। तो ईडियम्स को करने का मेरा ये तरीका रहा और जो मुझे लास्ट तक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। इसके अलावा ईडियम्स के लिए मैं क्या करता था कि उसमें तो जो हमें कंटेंट दिया गया था उसमें अराउंड 1400 के अराउंड ईडियम्स दी गई थी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी ईडियम्स आती हैं जो कि पेपर में आ जाती हैं और उनका मतलब हमें नहीं पता होता। तो उसके लिए मैं टेस्ट्स में जो अपने ऑनलाइन टेस्ट देता था, मॉक टेस्ट, उनमें जो भी या फिर प्रीवियस ईयर टेस्ट होते थे उनमें जो भी मुझे ईडियम्स मिलती थी जो मैंने पहले नहीं पढ़ी हुई है उसको मैं नोट डाउन कर लेता था अपनी कॉपी में। तो इस तरीके से ईडियम्स का मैंने सॉल्यूशन किया। और एक पोर्शन रहता है हमारा फ्रेजल वर्ब्स का, जिसको लेके ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ईडियम्स के बाद ये जो फ्रेजेस का पोर्शन आता है फ्रेजल वर्ब्स का, इस फ्रेजल वर्ब्स के पोर्शन को मैंने लास्ट तक नहीं किया। मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं इस चैप्टर को कर लूँ, इस पर मेरा अच्छा होल्ड हो जाए, बट
बार बार पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैं देख पा रहा था कि ये जो टॉपिक है इसके बिना भी मैं अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ, तो बेटर है कि मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँ जो मेरे प्लस पॉइंट हैं। और इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी एक दो ही आते हैं, तो मैंने प्रीवियस ईयर में जो भी फ्रेजल वर्ब्स आई थी उनको लिख लिया था, और ऐसी फ्रेजल वर्ब मुश्किल से 40 to 50 होती हैं, और उनको पढ़ा बस। इसके अलावा मैंने फ्रेजल वर्ब्स के टॉपिक को किया ही। तो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी को अब मैं समराइज कर देता हूँ। वोकेबलरी पोर्शन के लिए मैंने सिर्फ वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पोर्शन के लिए मैंने जम्बल्ड की बुक, क्लोज टेस्ट की बुक और नॉवेल्स प्लस न्यूज़पेपर को फॉलो किया। उसके बाद जो पोर्शन आता है ग्रामर के पोर्शन के लिए मैंने नोट्स अपने जो प्रोवाइड कराए गए थे वो नोट्स, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स में प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व किए। इसके बाद ईडियम्स का जो पोर्शन आता है उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस अपना रीडिंग मटेरियल जो कोचिंग ने हमें प्रोवाइड कराया था उसको फॉलो किया था। ये मेरा इंग्लिश का पोर्शन था, और इसको मैं शुरू से लास्ट तक कभी मैंने रुकने नहीं दिया। इंग्लिश का साइकिल मेरा शुरू से लास्ट तक चलता ही रहा। एक बार शुरू से लास्ट तक कर लिया, उसके बाद पीछे से शुरू तक कर लिया, और ये साइकिल लास्ट तक चलती ही रही। ये जो वीडियो आपने देखा, इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, देन यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेरीज एज आई कैन। Now I thank you all. Thank you very much. If you like the video, please like and subscribe the channel.